हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और भाई बात आज करेंगे हम लोग, थोड़े से नए बात करेंगे और थोड़े से एडवांस बातें करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आज हमें पढ़ना है जो लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में जो बंध बनता है उनके बारे में। ठीक है, उनके बारे में। जैसे मैंने कहा ये मेटल है, क्या भाई? लेक्चर नंबर 10 जानते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, मेटल्स है। ये क्या है भाई? लिगेंड है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है इसको। ये मान के चलो एल क्या है? लिगेंड है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? मेटल को, केंद्रीय धातु परमाणु को देता है। ये तो जानते हो भाई, तभी तो अपना लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है? लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन अपना किसको देता है भाई? ये देता है इस मेटल और धातु को। ठीक है, धातु को देता है। ये धातु अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? तो एक ही कोष में करेगा, एक ही उपकोष में करेगा, एक ही कक्षक में करेगा ना भाई। देखो कक्षक, एक ही कक्षक में करेगा, क्योंकि जानते हो भाई यदि पी वाला कक्षक है तो पी वाला कक्षक जानते हो कितने होते हैं भाई? 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यही होते हैं ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यानी कि एक लिगेंड आया तो इसमें पूरा पूरा भर जाएगा, दूसरा आया तो इसमें पूरा भर जाएगा, तीसरा आएगा तो इसमें पूरा भर जाएगा। यानी 3 लिगेंड आ सकते हैं इसके अंदर। बात समझ में आई? यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं, दो दो इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब लिगेंड को आने के लिए कक्षक को पूरी तरीके से खाली होना पड़ेगा। क्या होगा भाई? कक्षक को पूरी तरीके से खाली होना पड़ेगा। कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने कि वीबीटी जब पढ़ी थी आपने, वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब आपने पढ़ी हुई थी, उसमें बताया था कक्षक में इलेक्ट्रॉन आने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद हो, तभी वो सम साझेदारी कर सकता है, बोला गया था ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा काम है। यहाँ पर क्या बोला गया कि कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। एक भी इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक कक्षक में सबसे अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन 2 ही हो सकते हैं। तो 2, इसका मतलब एक लिगेंड आएगा तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना, तो वो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें देगा, तो इसका मतलब दोनों खाली होना चाहिए, तभी तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा आएगा तो इसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब खाली होगा तभी वो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। आंशिक रूप से भरा होगा यानी एक इलेक्ट्रॉन भरा होगा तो नहीं आएगा, पूर्ण रूप से भरा होगा तो भाई बात ही नहीं उसकी। ठीक है, तो फिर बात ही नहीं करना कि दो इलेक्ट्रॉन पहले से भरे तो ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा इसको। ठीक है, क्योंकि क्षमता ही 2 थी, 2 पहले से भरा है तो आ नहीं सकता। ठीक है, इन्हीं के आधार पे देखो भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार कह सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को बताने के लिए, क्या करने के लिए? मेटल और लिगेंड को बताने के लिए, इनकी बॉन्डिंग को, मेटल हो गया, ये हुआ अपना लिगेंड, इनकी बॉन्डिंग को बताने के लिए कम से कम 4 थ्योरी आई। कितनी थ्योरी आई भाई? 4 थ्योरी आई। पहली क्या थी? पहली जो आएगी वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। क्या आएगी भाई? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका मतलब संयोजी कोष या संयोजी बंद इलेक्ट्रॉन, सॉरी संयोजी, बैलेंस का मतलब संयोजी बंद सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजी बंद सिद्धांत होगा। बात समझ में आई ना? बातें समझ में आ गई हैं। संयोजी बंद सिद्धांत। दूसरी बात जो आती है उसे हम कहते हैं CFT। उप सहसंयोजी के लिए मैं बता रहा हूं, उप सहसंयोजी के लिए बता रहा हूं, सहसंयोजी के लिए नहीं। ठीक है, CFT का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। बात समझ में आई? इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे, हिंदी में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या कहते हैं? फील्ड का मतलब क्षेत्र। ठीक है, और तीसरी जो थी वो थी LFT। क्या थी भाई? LFT क्या कहती है भाई? लिगेंड फील्ड थ्योरी। क्या बोलती है? लिगेंड फील्ड थ्योरी। ये भी आती है, इन्हीं के बॉन्ड को ही समझाती है। क्या करती है? इनके बॉन्डिंग को ही समझाना है। पहले ये सिद्धांत आया, सबसे पहले बर्नर का सिद्धांत आया, आपने देखा था, वो लिगेंड के बारे में बताया था, कैसे संरचना होगी, क्या बंद होगा, सब कुछ बता रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से बता नहीं पाए। उसी को दोष को दूर करने के लिए आए कौन? बीबीटी आया, उसके बाद CFT आया, अब उस CFT के बाद LFT आया। क्या भाई? LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी। चौथी जो आई है वो आप पढ़ चुके हो कक्षा 11 में ही, MOT। क्या है भाई? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका मतलब जो MOT थी, आपने जो MOT पढ़ी होगी, इस MOT आपने सहसंयोजी बंध में पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा होगा भाई? सहसंयोजी बंध में पढ़ा होगा। ठीक है, यदि आपने पढ़ा होगा MOT को तो सहसंयोजी बंध में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हमें MOT जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे? उपसहसंयोजी में। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो आपके चैप्टर में, ये तो समझाने के लिए, समझने के लिए भाई, बात समझ में आई ना?
ये जो है पढ़ना सिर्फ आपको इतना ही है। क्या है भाई, पढ़ना सिर्फ आपको इतने ही, दो थ्योरी पढ़नी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी पढ़नी है, दो पढ़नी है। बाकी ये दो का थोड़े से एडवांस, ज्यादा एडवांस है ये तो बाद में पढ़ेंगे, आप बीएससी करेंगे तब। बात समझ में आई? जब आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, तब जाके पढ़ने को मिलेगी, इनकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बस यही दो पढ़नी है, क्योंकि थोड़ी सी आसान भी है और समझने लायक भी है, ठीक है। सबसे पहले बर्नर आया, बर्नर ने बताया कुछ, फिर उसको फिर उसके आगे कहानी बीवीटी ने बताया, फिर उसके बाद सीएफटी ने बताया, उसके बाद एलएफटी ने बताया, फिर उसके बाद एमओटी ने बताया, ठीक है। बात समझ में आई? चलो भाई, तो हम शुरू करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहली जो सिद्धांत हमें पढ़ना है भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो समझ जाइए भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। तो लिख लीजिए भाई, आप हेडिंग डाल लीजिए। आप हेडिंग डालेंगे संयोजकता बंद सिद्धांत, संयोजकता या संयोजी बंद सिद्धांत, संयोजकता संयोजकता बंद सिद्धांत, अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, वीबीटी। बात समझ में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन्होंने कुछ बातों के लिए बताया था, कुछ बातें निम्न प्रकार से समझाई हुई थी, ठीक है। इसका जो सिद्धांत बनाया था एल पाउलिंग और जे एल स्लेटर ने। क्या हो गया था भाई, पाउलिंग का नाम सुना आपने ना, पाउलिंग का, आपने पाउलिंग का सिद्धांत भी पढ़ा हुआ पीछे, ठीक है। तो वही पॉलिंग थे जिन्होंने, पॉलिंग और जे एल स्लेटर ने क्या बताया था भाई, इनके बारे में 1931 में बताया था। कब बताया था? 1931 में। इसके बारे में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये सिद्धांत काम करेगा, ये सिद्धांत क्या है, ठीक है। इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए पाउली का काम थोड़ा सा ज्यादा था। पाउलिंग का काम जो था वो भाई बहुत ज्यादा था इसके अंदर, इसके बताने के लिए पाउलिंग का काम बहुत ज्यादा था। इसी वजह से पाउलिंग को 1954 में, कब, 1954 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था भाई? पाउलिंग को नोबेल प्राइज मिला था इसी चीज को बताने के लिए। बात समझ में आई ना? तो बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो भाई बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। बात समझ में आई? चलो भाई बात करते हैं इस, लिखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1931 में, 31 में एल पाउलिंग व जे एल स्लेटर ने किया था। बात समझ में आई? किसने किया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन? 1931 में एल पाउलिंग और जे एल स्लेटर ने किया था। बात समझ में आई? तो इस सिद्धांत की कुछ निम्न बातें थी। क्या थी भाई? निम्न बातें थी, तो उसी को समझ लेना। मेन वही है, मेन तो बात यही है। ये तो थोड़ी सी बातें हो गई इनके बारे में, ठीक है, उनके थोड़े से सम्मान में बातें हो गई भाई, कि ये आपने इन्होंने खोजा था, तो इनका नाम याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो लिखते भाई आगे इनके थोड़ी सी, अब मेन बातें लिखते क्या थी, तो लिखना भाई, इस सिद्धांत के इस सिद्धांत ने निम्न बातों पे, निम्न तथ्यों पर आधारित है। बात समझ में क्या भाई? निम्न तथ्यों पर
आधारित है। तो पहला तथ्य देखते हैं क्या था इसका, क्या था भाई पहला तथ्य। इसका पहला तथ्य ये था कि इन्होंने मेटल और लिगेंड के बॉन्डिंग को समझाया था। क्या था भाई, मेटल और लिगेंड को बॉन्डिंग को समझाया था। बात समझिए, पहला था केंद्रीय धातु परमाणु के और या फिर आयन के बीच में क्या होती भाई, उसके जो बॉन्डिंग होती उसी को समझाया था। ये बॉन्डिंग किस तरीके से होती है उनको बताने के लिए उन्होंने बताया था। क्या बताया था भाई, पहली बात बताया था केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा, क्या होगा भाई, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, मतलब समझ रहे हो ना, या फिर परमाणु के रूप में इसका मतलब उदासीन हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है आयन के रूप में, परमाणु ही होगा लेकिन वो आयन के रूप में होगा। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की समूह संख्या या फिर कह सकते हैं उप सहसंयोजी संख्या, क्या बोलेंगे, उप सहसंयोजी संख्या की उप सहसंयोजी संख्या के बराबर कक्षक उपस्थित होते हैं, खाली कक्षक उपस्थित हैं, के बराबर खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई, उपस्थित होते हैं। इसका मतलब जो कक्षक होंगे उसके अंदर क्या होंगे भाई, कक्षक होंगे, वो कक्षक क्या होंगे, उसकी संयोजकता उप सहसंयोजी संख्या के बराबर होगा। क्या होगा, उप सहसंयोजी संख्या के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब देखिए भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोलूं Fe है, मेरे पास Fe है, Cn6 है और ये है -4 में। ठीक है, -4 में। तो मैंने कहा था जब ऐसा होगा तो क्या होना चाहिए, इसकी बॉन्डिंग को बताना, Cn और Fe के बॉन्डिंग को बताना, यही तो बताने के लिए एबिलिटी आया हुआ है। ठीक है, बात समझ में, यानी इसकी संरचना बताने के लिए, इसका क्या बताने के लिए, इसका चुंबकीय गुण बताने के लिए ही आया था। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई ना भाई, बातें समझ में आई ना। इसका मतलब देखो समूह संख्या कितनी है, 6 है, कितनी है, 6 है। इसका मतलब समूह संख्या 6 के होने का मतलब कि Fe के पास जो Fe है इसके पास 6 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। कितने ऑर्बिटल होने चाहिए भाई, 6 ऑर्बिटल, यानी कि 6 कक्षक खाली होने चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में, इसका सपोर्ट ये करता है। पहली बात इसने यही बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन की उप सहसंयोजी संख्या के बराबर खाली कक्षक उपस्थित होते हैं। इतने कक्षक उपस्थित होते हैं तभी जाके वो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेगा। बात समझिए, बॉन्डिंग जो आई थी ये आधारित थी, निम्न तत्वों पर आधारित। ये क्या बताया था भाई, चुंबकीय गुण बताएगा इसका, और इसका क्या बताएगा, ये संरचना बताएगी, यानी कि इसकी संरचना बताने के लिए क्या बताएगा, संकरण बताएगा। ठीक है, बात समझ में, संरचना बताएगा। तो वही बात करते हैं, दूसरी बातें करते हैं भाई। दूसरी बातें इन्होंने कहा, क्या बोला भाई, दूसरी बातों इन्होंने कहा यह नियम, और क्या बोला इन्होंने, यदि बोला यदि ऐसी बात होगी तो उसकी संख्या के बराबर उसका क्या होगा, यह नियम क्या करता है, ये नियम क्या करता है भाई, उसकी संकर्ण को बताता है। क्या करता है, संकर्ण को बताता है। ठीक है, उसकी समूह संख्या ऐसे बोलेंगे, उसकी, या लिख सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की उप सहसंयोजी संख्या क्या करती भाई, संकर्ण की व्याख्या करती। क्या करती है, संकर्ण को बताती है। अर्थात या फिर रहने दो, अर्थात का मतलब क्या भाई, इसका मतलब संकर्ण को बताती है, इसका मतलब हम उसकी संरचना पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप संकर्ण जानते हो, sp संकर्ण होगा तो उसकी संरचना जानते हो भाई, कैसी होगी, रेखीय होगी। sp3 होगा तो क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा।
sp3d होगा तो जानते हो क्या होता है भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। क्या होता है भाई, ट्राइगोनल बाई त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है, आप जानते हो। sp3d2 रहेगा तो आप जानते हो अष्टफलकी होगा। ये सारी चीजें आप जानते हो, क्या करते हो भाई, जानते हो इस बात को, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसके नीचे की, लेकिन थोड़े से जगह चाहिए मुझे, तो मैं ऊपर वाला रफ करूंगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ऊपर वाला रफ करूंगा, देन मैं समझाता हूं भाई इसकी संकड़ कैसे निकलता है, इसकी संरचना कैसी आती है, ठीक है। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई ना। चलो भाई, चलो मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, जितने भी ऊपर चीजें हैं आप फटाफट ना लिखते रहो, फटाफट लिखते रहो। अब जानते हो भाई उपसहसंयोजी बंध जितने भी होते हैं, सॉरी हाँ, उपसहसंयोजी बंध होते सकते हैं, या फिर उपसहसंयोजी संख्या जो होती है वो कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर 4 हो सकती है, या फिर 6 हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, या फिर 6 हो सकती है। बात समझ में, इतनी हो सकती है, 3 नहीं हो सकती उपसहसंयोजी संख्या, 5 नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है ना, 3 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, या फिर होगी 2 या फिर 4 या फिर वो 6 के रूप में होगा, ठीक है। तो बात लिखना है, इधर लिख लेना, एक साइड में लिख लेना संकरण, दूसरे साइड में लिख लेना संरचना, संरचना या आकृति लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आई। यदि मेरे पास क्या है भाई, sp संकड़ा है, क्या हुआ, 2 कक्षक हुए, या फिर इधर लिख लेना उपसहसंयोजी संख्या, ऐसे, हाँ ये सही रहेगा, उपसहसंयोजी संख्या, ठीक है। अब ये भाई बात आई, ये बात आई, यदि मैं कह दूं 2 है, उपसहसंयोजी संख्या 2 है, तो संकरण कौन सा होगा, sp होगा, कौन सा होगा, sp होगा। तो संरचना कैसी होगी भाई, रेखी होगी, कैसी होगी, रेखी होगी। बात समझ में आई। यदि मैंने कह दिया 4 आया, क्या आया भाई, 4 आया, तो क्या हो सकता है भाई, 4 के लिए क्या हो सकता है, 2 संकरण हो सकते हैं। कितने संकरण, 2 संकरण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, sp3 हो सकता है, sp3 हो सकता है। तो sp3 होगा तो कैसी संरचना कैसी आएगी भाई, चतुष्फल की आएगी। क्या आएगी, क्या आएगी, चतुष्फल की आएगी। यदि 4 ही है तो एक और आ सकता है, एक और संकरण बनता है dsp2। क्या है, इसमें एक नया संकरण आता है dsp2। ये कैसे आया मैं समझाऊंगा, अभी घबराना नहीं, मैं समझाऊंगा, आगे रूल बढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा ये dsp2 कैसे आया, ठीक है। तो इसका मतलब p का 2 कक्षक भाग लेगा, s का 1 कक्षक, d का 1 कक्षक भाग लेगा। बात समझ में क्या हुआ, d का 1 कक्षक भाग लेगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, dsp2 आया, तो इसकी जो संरचना होगी वो होगी वर्गाकार। क्या होगी भाई, वर्गाकार, ठीक है। कैसी संरचना होगी भाई, वर्गाकार होगी। बात समझ गए, बातें समझ गए हो, ठीक है। बात समझ गए ना, वर्गाकार होगी। अब नीचे मैं चलता हूं, नीचे इसको मैं रब कर सकता हूं भाई, रब कर सकता हूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ठीक है। देखिए समझिए भाई, यदि मान के चलो ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब मान के चलते हैं समूह संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। मैंने कहा था 2 4 6 ही हो सकती है समूह संख्या, या फिर कह सकते हैं उपसहसंयोजी संख्या क्या होती है, 6 ही हो सकती है, 2 4 6 हो सकती है। यदि 2 4 6 हुआ तो क्या क्या हो सकता है भाई, sp, क्या संकरण, एक तो सीधा सीधा वाला sp3d2 हो सकता है। क्या हो सकता है, sp3d2 हो सकता है। ऐसा आएगा तो संरचना कैसी आएगी भाई, अष्टफल की आएगी। क्या आएगी, अष्टफल की, अष्टफल की होगी। कैसी होगी भाई, अष्टफल की होगी। या फिर 6 ही हो, 6 हो, एक और संकरण हो सकता है, या करके एक संकरण और हो सकता है, या करके एक और संकरण हो सकता है d2sp3। क्या हुआ भाई, d2sp3 हो सकता है। ये कब होगा, ये कब होगा मैं समझाऊंगा भाई, जब संकरण बताऊंगा इसका तब, ठीक है। यदि d वाला पहले भाग ले लेगा तो d2sp3 होगा, यदि d वाला बाद में भाग लेगा तो बोलेंगे sp3d2 हो जाएगा। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई है आपको, ठीक है। बात समझ गए ना।
तो भाई इसी की बात करेंगे, इन्हीं की बात करेंगे। तो इस समय भी इसकी संरचना क्या होगी, अष्टफल की। इस समय भी इसकी संरचना अष्टफल की होगी, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, बस संकरण में ही दिक्कत होगी। क्या होगी भाई, संकरण में ही दिक्कत होगी। बात समझ गए ना, बातें समझ गए हो, ठीक है। तो चलते भाई, थोड़ा सा हम आते हैं, थोड़ा सा इनको लिख लिया आपने, फिर हम तीसरी बातों पे आते हैं। क्या करते हैं, तीसरी बातों पे आते हैं, बताते हैं भाई कि क्या चीजें उन्होंने तीसरी बात बोली। क्या बताई भाई इन्होंने तीसरी बात, कि जितने भी सिग्मा बंद, इन्होंने सिग्मा बंद की बात की थी। किसकी बात की थी भाई, सिग्मा बंद की बात की थी। बात समझ में आ रही है ना। इन्होंने कहा था कि ये सिग्मा बंद बनाते, क्या बनाते हैं ये लोग, सिग्मा बंद। इसका मतलब ओवरलैपिंग करते हैं, कक्षक है तो ओवरलैपिंग ही करेंगे ना। बात समझ में आई ना, सिग्मा बंद बनाएंगे और सिग्मा बंद को ही काउंट करते हैं इसमें, ठीक है। बात समझ में आई, तो उन्हीं को भाई बात करते हैं, इसको करते हैं रफ, ठीक है। ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ गए। अब तीसरी बातें लिखना भाई, तीसरी बातें लिखना। ये दो बातें हो गई, दूसरी बातों में ही थी ये सारी चीजें, ठीक है। यानी कि संकट बताता, संकट किस तरीके से बताता है, ठीक है। बात समझ में आई ना। अब तीसरी बातें करते भाई, तीसरी बातें जो कहा इन्होंने, यदि ऐसा संकट आ रहा है तो इसका मतलब क्या भाई, सहसंयोजी बंद में ही तो ऐसा संकट आता था। sp3 sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 ऐसा आता था ना, ऐसा आता था। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कहीं ना कहीं सिग्मा बंद बना होगा। क्या बना होगा, सिग्मा बंद बना होगा। यदि सिग्मा बंद बना है तो वो किस रूप में बना है, कैसे बना, उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। कैसे सिग्मा बंद बन जाता है इसके अंदर, कैसे बनता है। वहां पर जो सिग्मा बंद बनता था, आपने उपसहसंयोजी वाले में देखा होगा, सिग्मा बंद बनता था तो एक कक्षक क्या होता था इसका, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा कक्षक किसी और कक्षक का, वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या भाई, एक इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करते थे, दोनों एक दूसरे से अति व्यापन करते थे। क्या करते थे, अति व्यापन करते थे, तो एक नया कक्षक बनाते थे। कुछ इस तरीके से बनाते थे, जिसमें दोनों कक्षक इलेक्ट्रॉन होते थे। इसको कहते थे क्या, अति व्यापन वाला कक्ष। यानी कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसा होता था तब जाके बनता था, तभी तो बनता था। लेकिन यहां पर कुछ उल्टा है, यहां पे कुछ उल्टा है। यहां पर क्या होता है, जो सिग्मा बंद बनता है, यहां पर सिग्मा बंद दो आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों के बीच में बनता था। किसके बीच में, दो आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों के बीच में बनता था। लेकिन जो यहां पे सिग्मा बंद बनता है, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त ऑर्बिटल यानी रिक्त कक्षक यानी खाली कक्षक, और आपके लिगेंड के भरे हुए कक्षक के अति व्यापन से बनता है। क्या होता है भाई, यहाँ पर सिग्मा बंध का जो निर्माण होता है, लिगेंड का पूरा भरा हुआ कक्षक, और रिक्त स्थान किसका होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का रिक्त कक्षक होगा। उनके बीच में जो बनेगा वही बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई। रूल को रूल के तरीके से समझो। मैं जब एग्जाम्पल दिखाने लगूंगा तो रूल को ही वहीं पे दिखाऊंगा, वहीं पे रूल को दिखाऊंगा। बात समझ में आई ना। आगे लिखना, तीसरी बात लिखना भाई, तीसरी बात लिखना। तो लिखना है क्या, लिखना सहसंयोजी बंध के समान उप सहसंयोजी उपसहसंयोजी बंध में या यौगिकों में, यौगिकों में, यौगिकों में, या फिर यहां पे यौगिक लिखते हैं, यौगिकों, यौगिकों के समान उपसहसंयोजी यौगिकों में क्या होता है भाई, इनके यौगिकों में ये क्या करते हैं भाई, यौगिकों में क्या होता है भाई, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। क्या होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, ये निर्माण कैसे, सिग्मा, वहां पे देखो उपसहसंयोजी यौगिक होता है, उसमें भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसमें भी क्या होगा भाई, सिग्मा बंध का निर्माण होगा। कैसे होगा वही समझना है। तो इसमें सिग्मा बंध का जो निर्माण होता है, सिग्मा बंध का निर्माण, सिग्मा बंध का निर्माण केंद्रीय, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु परमाणु, सिग्मा बंध का निर्माण केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, आयन के रिक्त, रिक्त कक्षक व
लिगेंड के यानी कि लिगेंड के मतलब, लिगेंड का मतलब क्या, दाता परमाणु। क्या भाई, दाता परमाणु के भरे कक्षक, भरे कक्षक के अति व्यापन से बनता है। क्या होता है भाई, अति व्यापन कराओगे, क्या कराओगे, अति व्यापन होगा। अभी मैं समझाऊंगा, घबराना नहीं, बिल्कुल समझ लेना कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसका ऑर्बिटल खाली होना चाहिए पूरी तरीके से, और जो आपका लिगेंड है उसका जो दाता परमाणु, उसका लिगेंड का उसके ऑर्बिटल क्या होंगे, पूरी तरीके से भरे होंगे। उसके ऑर्बिटल क्या होंगे, पूरी तरीके से भरे होंगे। तो वो अपना ऑर्बिटल लेके जाएगा, उसके खाली ऑर्बिटल में मिल जाएगा। क्या करेगा, उसके खाली ऑर्बिटल में जाके मिल जाएगा, तो बोलेंगे उसे उपसहसंयोजी बंध। वो बंध में क्या होता है, सिग्मा बंध होता है, सिग्मा बंध होता है। बातें समझ में आई ना, बातें समझ में आई ना। तो ये चीजें होती हैं, ये बातें, तीन बातों इन्होंने सपोर्ट किया, तीन बातों का इन्होंने सपोर्ट किया था। और चौथी बात कि इनका कंक्लूजन क्या है भाई, इनके पूरे तथ्यों का कंक्लूजन क्या है, यानी कि वीवीटी जो होती है, अतः लिखना, अतः वीवीटी यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी उपसहसंयोजी यौगिकों के या संकुल यौगिक, मैं संकुल यौगिक लिख देता, संकुल का मतलब उपसहसंयोजी यौगिक, ठीक है। संकुल यौगिकों के क्या बताती है भाई, यौगिकों का के बंद संरचना व चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है, व्याख्या करती है। समझ गए, क्या करती है भाई, व्याख्या करती है। इसका मतलब जो उनके अंदर यदि कोई भी संकुल यौगिक है, उपसहसंयोजी यौगिक है, तो उसकी संरचना बताएगा। वीवीटी जो होगी उसकी संरचना बताएगी, उसका क्या बताएगा, उसका बंद बताएगा, और उसका बताएगा आपको चुंबकीय गुण। क्या बताएगा भाई, चुंबकीय गुण बताएगा। बंद बताने का मतलब वो सिग्मा पाई क्या है वो भी बताएगा, ठीक है। बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना। ये सारी चीजें इन्होंने इसके बारे में बात किया हुआ था। अब हमें संरचना बताने के लिए और चुंबकीय गुण बताने के लिए कुछ नियम लिखने पड़ेंगे। क्या करेंगे, ये तो भाई वीवीटी की बातें थी, किसकी बातें थी, वीवीटी की ही बातें थी। अब हम आते हैं दूसरे नियम पे, इसकी संरचना कैसे निकालेंगे। बीपीटी इन बातों की सपोर्ट करती थी, क्या होती, इन बातों की सपोर्ट करती थी। किस रूप में सपोर्ट करती थी, वही बात लिखनी। किस रूप में, किस रूप का मतलब समझ रहे हो ना, कि कैसे सपोर्ट करती है। यदि वो उसके अंदर आया तो कब क्या करेगा, कब वो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा, कब इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा, उन्हीं बातों को, ठीक है। तो लिखना भाई, अब एक हेडिंग डालना, संकुलों की ज्यामिति और चुंबकीय गुण की व्याख्या, या कह सकते हो आचरण या विचरण, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उनकी ज्यामिति और क्या बात करेंगे, उनके चुंबकीय गुण की बात करेंगे। चलिए भाई लिखिए, संकुलों की हेडिंग डालिए, संकुलों की ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब समझ रहे हो ना, संरचना की बात कर रहा है, ज्यामिति व चुंबकीय गुण की व्याख्या। किस रूप में कहता है भाई, इनकी व्याख्या निम्न प्रकार से होती है। इनकी व्याख्या लिखो, इनकी व्याख्या निम्न प्रकार से होती है। क्या होती है भाई, निम्न प्रकार से
होती है। तो देखते भाई पहला बात करता है, पहली बात क्या बोलेगा, ये पहली जो बातें बोलता है ये कहता है भाई, ये कहता है इसके केंद्रीय इसका जो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका केंद्रीय धातु परमाणु जो है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज्ञात करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए, पहले सबसे पहले काम क्या करना है उसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले काम होगा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की सामान्य जो है, जो ऑक्सीकरण संख्या उपस्थित है, लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी चाहिए, ज्ञात करनी चाहिए। एवं क्या करना चाहिए भाई, एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहिए। ऐसा हो गया यदि, क्या हुआ, पहली बात उनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात हो गई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ लिगेंडों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, लिगेंडों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, हम लिगेंडों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इसके बाद लिगेंड की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, लिगेंड के प्रकृति का अध्ययन करेंगे। उसमें क्या अध्ययन करेंगे वही समझिए भाई। वही पहला जो है उसमें ए है, उसमें ए है यदि ये प्रबल लिगेंड हुआ। क्या हुआ भाई, प्रबल लिगेंड हुआ। पहली बात लिखना, प्रबल लिगेंड। पहली बात समझना, यदि ये प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड का मतलब उसकी लिगेंड की पावर क्या है, ज्यादा है। क्या है भाई, पावर ज्यादा है, यानी वो अपने लोन पे को ज्यादा आसानी से दे सकता है। क्या कर सकता है, जितना आसानी से वो दे सकता है उसकी पावर क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, उसे प्रबल लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रबल लिगेंड कहते हैं। यदि लिगेंड, यदि संकुल यौगिक में लिगेंड क्या होगा भाई, लिगेंड क्या होगा, प्रबल होगा। तो लिखना, यदि संकुल यौगिक में प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड उपस्थित हो तो केंद्रीय धातु परमाणु, दिख रहा है ना, हाँ, केंद्रीय धातु परमाणु। एक मिनट मैं वो कर देता हूं, चेंज कर लेता हूं मार्कर। ठीक है भाई, केंद्रीय धातु परमाणु क्या कहते हैं भाई, इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कौन से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, युग्मित हो जाते हैं। क्या होते हैं भाई, युग्मित हो जाते हैं। इसका मतलब समझते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने भी उसके अंदर होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फिर उसको ग्राउंड स्टेट लिखेंगे, फिर उसको वहां पे देखेंगे, यदि जितने भी उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो सभी सभी युग्मित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, युग्मित हो जाएंगे। कब, जब वो प्रबल लिगेंड होगा वहां पे, तब क्या होगा, प्रबल लिगेंड होगा तब की बात कर रहा है। ठीक है, मैं नीचे जगह नहीं है, मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं, बी वाला इसका पार्ट मैं ऊपरी वाले भाग में लिख रहा हूं। ठीक है,
देखिए बी वाला भाग, यदि लिगेंड कैसा हो जाए भाई, लिगेंड कैसा हो जाए, यदि लिगेंड अपना क्या हो जाए, लिगेंड अपना क्या हो जाए, दुर्बल हो जाए, क्या होगा, दुर्बल, दुर्बल लिगेंड हो भाई, बस उसके पास पावर नहीं है, क्या है, पावर नहीं, तो वो युग्मन करा नहीं पाता, क्या कराता होता है, युग्मन करा नहीं पाता। यदि संकुल यौगिक में, यौगिक में दुर्बल, दुर्बल लिगेंड, लिगेंड उपस्थित, उपस्थित हो, तो यदि दुर्बल लिगेंड उपस्थित होगा तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो पाते, युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो पाते। बात समझ में आई? यानी कि उनका युग्मन नहीं हो पाएगा, यदि वो प्रबल होगा तो युग्मन हो जाएगा, यदि वो दुर्बल होगा तो युग्मन या युग्मित नहीं हो पाएगा। ये बातें इन्होंने सपोर्ट किया हुआ था, क्या हुआ था भाई, ये बातें इन्होंने इसके बाद में सपोर्ट किया हुआ था। ठीक है, अब नीचे वाला रफ कर दूं, मैं नीचे वाला रफ कर देता हूं। अब तीसरी बात लिखते हैं, क्या करते हैं भाई, इसका तीसरी बात लिखते हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा था, इसके पश्चात क्या लिखते हैं भाई, इसके बाद हम क्या करते हैं, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिक्त स्थान में भरते हैं, क्या करते हैं, रिक्त स्थान, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में भरते हैं। पहचान कर लिया भाई, यानी कि युग्मन, और युग्मन जो कराना था वो हुआ या नहीं हुआ तो डिपेंड करेगा दुर्बल वाले पे। ठीक है, दुर्बल और प्रबल वाले पे। ठीक है, तीसरी बात लिखना, तीसरी बात है इसके बाद, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड को, लिगेंड का इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु आयन के रिक्त, रिक्त कक्षक में भरते हैं। क्या करते हैं भाई, भरते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिक्त स्थान, रिक्त कक्षक होगा उसके अंदर क्या करेंगे, उसको भरेंगे। बात समझ में आई? इसके बाद इसका क्या होता है भाई, इसके बाद इसका निर्धारण होता है। बात समझ में आई? चौथी बातें लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम चौथी बात लिखेंगे कि क्या होता है भाई, लिगेंड द्वारा जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, चौथी बात लिखना, जो ये लिगेंड है, लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या जो रिक्त स्थान के द्वारा संकुल योगी जो इसने ऑर्बिटल को क्या किया, ग्रहण किया हुआ इलेक्ट्रॉन को, उसी के द्वारा हम संकरण निर्धारित करते हैं और उनके द्वारा हम क्या करते हैं, ज्यामिति निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो कहेंगे लिगेंड द्वारा, लिखना आगे, लिगेंड द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन से ज्यामिति निर्धारित होती है, या सॉरी लिख सकते हैं से संकरण का निर्धारण होता है। क्या होता है, तथा उससे क्या होता है भाई, ज्यामिति निर्धारित होती है। क्या होती है, संकट आया था भाई, संकट क्या, एसपी आया तो उससे ज्यामिति निर्धारित कर, क्या संकट क्या होगा भाई, ज्यामिति क्या निर्धारित होगी, रेखीय हो जाएगी। sp3 आया तो चतुष्फल की, dsp2 आया था वर्गाकार, और
H2sp3 आया तो अष्टफलकी, या sp3d2 आया तो अष्टफलकी हो जाएगा। इनसे किससे निर्धारण हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए लिगेंड के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं उन्हीं के द्वारा संकर निर्धारित होता है, और उनके द्वारा उसके बाद क्या होता है भाई, इसमें उसकी ज्यामिति निर्धारित हो जाती है। बात समझ में? पांचवी बात लिखना, पांचवी बात लिखना, दिख रहा है सबको ना? हाँ दिख रहा है। देखिए पांचवी बात, देखिए पांचवी बात ये बोला गया है, यदि कक्षक, जो कक्षक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, यदि यदि केंद्रीय केंद्रीय धातु परमाणु आयन का अंतः डी कक्षक, यानी कि n-1d कक्षक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे अंतः संकुल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः संकुल यौगिक कहते हैं। बात समझ भाई? अब छठी में बात लिख रहा हूं भाई, छठी बात लिख रहा हूं, यदि यही लिगेंड क्या कर दे भाई, यही लिगेंड यदि बाहर वाला, यदि यही डी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को बाहर का डी ऑर्बिटल क्या करता है, इसको लेता है, तो क्या बोलेंगे, उसे बाह्य संकुल यौगिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? बाह्य संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, छठी पॉइंट लिखना भाई, छठी पॉइंट लिखना। छठे पॉइंट में बोला यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का बाह्य डी कक्षक, यानी कह सकते हैं n+1d कक्षक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे बाह्य संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संकुल यौगिक कहते हैं। बात समझ में आई? अब सातवीं बात लिखना है, इसका मतलब यदि डी वाला, यदि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसे बोलेंगे डी वाला है। क्या है? डी वाला है, इसका मतलब क्या, बाह्य का मतलब होगा sp3d2 होगा। डी का मतलब ये डी क्या है? बाहर वाला डी है। क्या है भाई? बाहर वाला, अंदर वाला डी नहीं है। अंदर वाला डी होने का मतलब D2sp3 होना चाहिए। क्या होगा? D2sp3 होगा, या फिर क्या संकर हो सकता है? DsP2 हो सकता है, ये वाला। इसका मतलब ये डी कौन सा है? अंदर वाला डी है। क्या है? पहले डी आया, इसका मतलब क्या, ये अंदर वाला डी है। ये डी आया बाहर, इसका मतलब ये बाहर वाला डी है। ठीक है, अभी मैं संकर दिखाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कैसे ये आया, कैसे ये आया, कैसे ये आया। ठीक है, बात समझ में आई ना? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, बातें समझ गए हो। अब ये बात करते भाई, अब इनकी बातें करते हैं थोड़ा से। अब सातवीं पॉइंट करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सातवां, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चुंबकीय गुण देखेंगे। अब चुंबकीय गुण देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे भाई, यदि किसी संकुल यौगिक के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय। यदि किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अनुचुंबकीय कहते हैं। सातवीं पॉइंट लिख लेना भाई, सातवीं पॉइंट लिखना कि किसी के पास एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बोलेंगे भाई? सातवें पॉइंट, यदि किसी
संकुल यौगिक के पास, यौगिक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसे प्रतिचुंबकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकी, यानी कि डायामैग्नेटिक कहते हैं। समझ गए क्या कहते हैं उसे भाई? डायामैग्नेटिक। सब समझ में आया, घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं भाई, सब समझ में आएगा, बस थोड़े से धैर्य रखना, थोड़े से धैर्य रखना है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि संकुल यौगिक के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो ना हो तो क्या हो? ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकी। तथा यदि उसके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित भाई, अयुग्मित ना होने का मतलब इसके बाद युग्मित होगा। क्या होगा भाई? युग्मित होगा। ठीक है, तो क्या बोला? एक से अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो तो यौगिक क्या होगा भाई? अनुचुंबकी हो। क्या होगा? अनुचुंबकी होगा। अनुचुंबकी को अंग्रेजी में कहते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या कहते हैं भाई? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कहते हैं। इसका मतलब समझिए, यदि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो भाई? n हो तो अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू। क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू हो जाएगा। इसे कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। इसे क्या बोलते हैं? म्यू को कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब समझते हो? क्या होगा? उसका चुंबकीय मान होगा। क्या होगा? चुंबकीय मान होगा। बात समझ में आई? क्या होगा भाई? चुंबकीय मान होगा, कि उसका चुंबकीय का परिणाम कितना हो, चुंबक का परिणाम। यदि वो अनुचुंबकीय है, क्या भाई? अनुचुंबकीय है तो कुछ ना कुछ परिणाम होगा, कुछ ना कुछ उसकी पावर होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी पावर होगी, तो वही पावर क्या होती है? म्यू होती है। म्यू इक्वल टू हो जाता है n इंटू एन प्लस टू होता है। बात समझ में आई? क्या होता है भाई? n इंटू एन, n इंटू एन प्लस टू होता है, जिसका मात्रक होता है बोरान मैग्नेटिक होता है। ठीक है, बोरान मैग्नेटिक होता है, Bm होता है। बात समझ में? इसकी जो मात्रक होता है Bm में मापते हैं इसे। बात समझ में आई? बातें समझ में आ गई है। अब हमें चलना है भाई, सारे एग्जाम्पल हो गए, सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हमें चलना है थोड़े से इनके, क्या करना भाई? इनकी अब रूल तो सभी हो गए हैं भाई, रूल आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। अब चलने प्रैक्टिस के ऊपर। अब ध्यान से समझना, अब बातों को ध्यान से समझना कि भाई प्रैक्टिस करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ प्रबल लिगेंडों का और कुछ दुर्बल लिगेंडों को मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, कुछ प्रबल लिगेंड, कुछ दुर्बल लिगेंड का मैं लिखवा देता हूं। कौन प्रबल लिगेंड होते हैं, कौन दुर्बल लिगेंड होते हैं, नहीं थोड़ा आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। एक नोट पॉइंट करके लिखना, फिर उसके बाद चलेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान आसान दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए भाई, आसान कर देते हैं बात को। बात को आसान करने के लिए देखना, तो एक साइड लिख लेना दुर्बल, एक साइड में लिख लेना प्रबल लिगेंड
एक साइड में लिख लेना दुर्बल लिगेंड। ठीक है, बात समझ में आई। प्रबल क्या होता है, Cn होता है माइनस, और क्या होता है भाई NH3 भी प्रबल होता है अपना, और क्या होता है भाई आपके जितने भी क्या कहते हैं NO2 हो गया, NO2 आपका CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपका हुआ बाईफिनाइल, क्या होगा भाई बाईफिनाइल, बाईफिनाइल EN, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी प्रबल लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल लिगेंड होते हैं। ठीक है, फिनाइल हो गया, PY हो गया, और NCS हो गया माइनस, NCS माइनस हुआ, ये सभी के सभी क्या होते हैं भाई प्रबल लिगेंड होते हैं। क्या होते हैं भाई प्रबल लिगेंड होते हैं। बात समझ में आई। अब दुर्बल की तरफ चलते हैं, दुर्बल की तरफ चलते हैं तो ये जो होते हैं जैसे कि आपका जल हुआ H2O, C2O4 डबल माइनस, ये हो गया ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, CH3COO माइनस, ये भी दुर्बल होता है। ठीक है, और क्या होता है भाई आपका NO2 आपका सॉरी NO3 माइनस होता है नाइट्रेट आयन। ठीक है, क्लोरीन आयन माइनस, ये सभी क्या होते हैं भाई दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। फ्लोरीन हो गया, OH माइनस हो गया, और क्या हो भाई C2H5OH, ये भी तो है एथिल एल्कोहल। क्या भाई एथिल एल्कोहल, ये भी क्या होता है अपना दुर्बल होता है। बात समझ में आई। ये सभी दुर्बल होते हैं, ये सभी प्रबल होते हैं। और प्रबल का काम क्या भाई, प्रबल का काम यही है कि वो क्या करेंगे भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा देंगे, और दुर्बल का काम है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को भी वो युग्मित नहीं करा पाते हैं, जैसे को वैसे ही रहने देते, इफेक्टेड नहीं होते हैं, कोई इफेक्टेड नहीं होता है। बात समझ में आई। चलते भाई इसको रफ करते हैं, फिर चलते हैं हम प्रैक्टिस के ऊपर, चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। बात समझ में आई ना। तो ये ध्यान रखना, ये सभी क्या होते हैं प्रबल होते हैं। जैसे मैं कहूं, सबसे आसान मैं लेता हूं, क्या क्या बोलूं मैं भाई, क्या बोलूं, जैसे कहूं CN6Fe4 माइनस, हो गया भाई 4 माइनस, यही होगा। इसका मैं पूछूं संकरण क्या होगा, पहली बात मैं पूछूं इसका संकरण क्या होगा, और इसका आकृति क्या होगा, इसकी चुंबकीय गुण क्या होगा कि नहीं होगा, यही बात रखनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना भाई, इनकी आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी। क्या देखनी है, आक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो आक्सीकरण संख्या निकालोगे तो क्या आएगा भाई, एक्स का Fp का आक्सीकरण संख्या कितना होगा भाई, निकाल लो भाई आक्सीकरण संख्या, इधर लिख लेना आक्सीकरण संख्या। Fe का नहीं पता, x प्लस में Cn का कितना होता है -1 होता है, गुणे 6 बराबर कितना होगा -4 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर +2 आएगा। क्या आएगा भाई +2 आ जाएगा। इसका मतलब Fe का जो है +2 में है, अब +2 हो गया तो इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Fe का कितना होता है 26 होता है, 26 होगा, 26 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कितना बचा 24 बचा। इसका मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होना चाहिए था, और 3d6 होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो कहां से तो त्यागेगा, पीछे से त्यागेगा, तो ये वाला खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई 3d6 हुआ। क्या हुआ 3d6 हुआ। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, ये हुआ 3d6 हुआ। तो आप जानते हो भाई 4p क्या है भाई, 4p है इसका, 4p यानी कि मैं बोल सकता हूं 4s क्या है इसका, 4s क्या है 0 है। इस समय 4s क्या है इसका 0 है। बात समझ में आई। अब देखना, अब इसका ग्राउंड स्टेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं ग्राउंड स्टेट Fe+2 का। अब लिखेंगे इसका मतलब बाहरी कोष में कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, यही तो है बाहर, बाहर यही है ना, इन्हीं को लिख लेते हैं। क्या करते हैं इन्हीं को लिखते हैं, तो पूरी तरीके से भरा हुआ है। पहला क्या है 3d है, 1 2 3 4 3d है भाई। कितने इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इधर बचा क्या 4s बचा,
और इसी के बाद 4p बाकी है, अभी 4p क्या है, बाकी है। 4p इधर क्या है भाई, 4p क्या है तो ये भी 0 है, 4d क्या है तो वो भी 0 है कि नहीं 0? बात समझ में आई? अब देखना भाई, अब देखना यहां पर देखोगे 4d भी क्या है, 4d भी क्या है 0 है, इसका मतलब d बना ले, इधर ये भी क्या है 0 है। 1 2 3 4, ठीक है, बात समझ में आई ना? सॉरी 4p है ना, 4p 0 है। 3 हो गए भाई। अब देखना, अब क्या करना है, यहीं पे आपको कंपाउंड फॉर्म करना है। क्या करना भाई, कंपाउंड फॉर्म करना है, CN6 + 4, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो क्या होगा भाई, अब देखना, हमें क्या है, CN है, क्या है लिगेंड, क्या है CN, कितनी बार, 6 बार, यानी 6 ऑर्बिटल चाहिए इसको। कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, 6 ऑर्बिटल की। अब जानते हो ये प्रबल लिगेंड है, क्या है, प्रबल लिगेंड है, क्या है भाई, प्रबल लिगेंड है। अपना लिगेंड क्या कर, दूसरी बात बोला है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खाली ऑर्बिटलों में भरते हैं, ठीक है, भर गया। दूसरी बात बोला गया, यदि प्रबल लिगेंड होगा तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कराएगा, यदि वो दुर्बल लिगेंड होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करा पाएगा। ये क्या है, प्रबल लिगेंड है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये है, ये है, ये है, ये है, ये तो युग्मित हो चुका है ना, 2 होगा तो युग्मित, 1 होगा तो अयुग्मित होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये अयुग्मित है, अयुग्मित अयुग्मित अयुग्मित, ठीक है, बात समझ में? यानी इसको उठाएगा यहां पे डालेगा, युग्मित हो गया 1, और ये उठाएगा यहां पे डाल देगा, यानी कि नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि मैं कहूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर था, 2 3, इसका उठाया मैंने यहां पे डाल दिया तो 2 हो गए, ठीक है, पहले से यहां पर था, इसका उठाया मैंने यहां पे डाल दिया, युग्मित हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 2 खाली हो गए, अब देखो इधर 4s, इधर 4p, 3d, 4s, 4p हो गया भाई, 4p हो गया। अब देखो कितने ऑर्बिटल की जरूरत है, 6 संख्या है तो कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, 6, क्योंकि 6 अपना 6 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक ऑर्बिटल में डालेगा, तो एक ऑर्बिटल में डाला कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, कितना डाला भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, एक CN हो गया, CN हो गया। अब इसमें आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें डालेगा तो दूसरा CN हो गया, ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डालेगा तो क्या होगा, तीसरा CN हो गया, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डाला तो चौथा हो गया, चौथा हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाला तो क्या हुआ, 5वां हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाला क्या हुआ भाई, 6ठा CN हो गया। कितने CN, 6 CN हो गए, 6 CN। संकरण में कौन कौन सा भाग लिया भाई, देखो D के 2, इनको लोन पेयर को नहीं लेंगे, ये लोन पेयर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे लोन पेयर काम कुछ नहीं है भाई, बात ध्यान रखना। जो बस जो लिगेंड ने अपना भर दिया उसी से हम संकरण में बातें बताई गई थी ना, जो लिगेंड क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन भर देते हैं किसके अंदर, रिक्त D ऑर्बिटल के अंदर, सॉरी रिक्त कक्षकों के अंदर भर देते हैं, रिक्त कक्षकों के अंदर भर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, अपना वही संकरण बताता है, क्या बताता है, वही संकरण। तो D के कितने कक्षक भाग लिए भाई, 1 2, कितने, D के 2 कक्षक, S के 1 कक्षक और P के 3 कक्षक, तो क्या संकरण आया भाई, D2sp3। बात समझ में आई, क्या है भाई संकरण, D2sp3 आया, समझ गए, D2sp3। इसका मतलब हुआ क्या, देखो अब ध्यान देना, अब बाह्य संकुल की बात करता है, अंतः संकुल की बात कैसे करता है, अब ध्यान रखना भाई। बाह्य संकुल का मतलब क्या होता है, जो D ऑर्बिटल क्या करे, बाहर का भाग ले। जो अंतर का मतलब होता है जो अंदर का, देखो ये अंदर का है कि नहीं, ये 3D है, अंदर का है, बाहर का क्या होगा, 4D इधर है, बाकी है 4D इधर पीछे खाली, उसमें तो गया ही नहीं, उससे पहले D का भर लिया, देखो D पहले आ गया कि नहीं, D पहले आया कि नहीं, तो इसका संकरण क्या है, D2sp3 हुआ, ठीक है, बात समझ में, D2sp3 आया। इसका मतलब इसकी आकृति कैसी होगी, अष्टफलकी। अष्टफलकी का मतलब क्या होता है भाई, अष्टफलकी का मतलब ये होता है Fp+2, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 6। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, CN 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 और CN हो गया कि नहीं भाई, देखो अष्टफल की हुआ कि नहीं, देखो संरचना बन के तैयार हो गई कि नहीं, हो गए बन के तैयार।
बन के तैयार हो गई भाई, इसी को कहते हैं यही जो बातें फिर से समझना भाई। बातें क्या करना, पहला पॉइंट आपने कहा इसका सबसे पहले आक्सीकर संख्या निकालते हैं, निकाल लिया मैंने, +2 आया, +2 लिखते हैं, इसके फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसी में एक ही बार में 2 बात बताई गई थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, कर दिया मैंने। ये दोनों क्या है, 0 है, क्या है ये सभी सभी जीरो, तो लिखो या ना लिखो समझने वाली बात है, क्या भाई समझने वाली, यानी कि इसका 4s क्या है 0 है और 4p क्या है इसका 0 है। इसके बाद 4 का ही बारी है ना भाई, डी का खत्म हुआ, 3d के बाद 4 आता है, ठीक है। तो इसका ग्राउंड स्टेट लिखे तो इसका मतलब क्या है 3d 6 है, 3d 6 लिख दिया मैं, 4s 0 है, मैंने 4s को बना के छोड़ दिया, 4p क्या है इधर 4p 0 है, मैंने बना के छोड़ दिया। बात समझ में आई। अब क्या एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये Cn क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भरेगा। इलेक्ट्रॉन भरने से पहले वो देखेगा कि वो क्या है, प्रबल लिगेंड है क्या दुर्बल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होगा तो क्या करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कराएगा, यदि दुर्बल लिगेंड होगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को छुएगा ही नहीं। बात समझ में आई। ये प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड क्या करेगा, युग्मित कराएगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा अपना, किधर डालेगा, इसमें डालेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उठाएगा इसमें डालेगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, ये दोनों खाली हो गए, ये दोनों क्या हुए थे, खाली हो गए थे। अब ये दोनों खाली थे, बात समझ में आई, ये खाली हो गए, ये भी खाली था और ये भी 3 खाली थे, यानी कि 6 Cn है। कितने Cn है, 6 Cn है। तो इसको कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, 6 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भाई आप जानते हो ये Cn जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो किसी एक ही ऑर्बिटल में जाएगा, किसी एक ऑर्बिटल में जाएगा, क्योंकि एक दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दोनों एक ही ऑर्बिटल में देता है। इसका मतलब इसको देगा कब, जब ये खाली होगा पूरी तरीके से तब, यानी 6 ऑर्बिटल उसको खाली चाहिए, 6 लोग आ रहे हैं तो 6 ऑर्बिटल चाहिए उसको, 6 ऑर्बिटल मिला है, 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, देखो Cn 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 Cn। संकरण में कौन भाग लिया भाई, D के 2 भाग लिए, S का 1 लिया, P का 3 लिया, तो कौन सा संकरण हुआ, D2sp3, D2sp3 हो गया। और D2sp3 आता है, D2sp3 आता है तो उसका संकरण क्या होगा भाई, उसका संकरण जो हुआ D2sp3 हुआ तो उसका आकृति कैसे होगी, अष्टफल की, और अष्टफल की आकृति यही होती है, क्या होती है, अष्टफल की आकृति यही होती है। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई हैं आपको, ठीक है, बातें समझ गए हो ना भाई। अब कुछ और कर दें, कुछ और कर लें, कुछ और कर लेते भाई, चलो एक और कर देते, एक और करते हैं, ठीक है, एक और समझते हैं, एक और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रूल बाय रूल चलना है भाई, रूल बाय रूल चलना है आपको। एक और समझते हैं, एक और, हाँ चुंबकीय गुण, हाँ चुंबकीय गुण देखना भाई, चुंबकीय गुण देखना, उसका चुंबकीय गुण क्या होगा भाई, मैंने चुंबकीय गुण का ध्यान नहीं दिया, यही आया था 1 2, ये आया था, यहां पर क्या आया था भाई, मैं Cn यहाँ पे क्रॉस डाल देता हूँ, यानी Cn अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा पूरा Cn है, 6 Cn, ठीक है, बात समझ में आई, ये Cn हुआ। अब देखना, ये तो Cn अपना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, युग्मित है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इधर देखना क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी n की वैल्यू क्या है 0, यानी म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 0 यानी कि प्रति चुंबकीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्रति चुंबकीय क्या हो जाएगा भाई, प्रति चुंबकीय, यानी कि आपका FeCN6 का जो +4 माइनस था वो क्या था, प्रति चुंबकीय था, क्या था भाई, प्रति चुंबकीय, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं अगले वाले में दिखा देता हूं अनुचुंबकीय प्रति चुंबकीय क्या चीज होती है, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल करना भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल CO, क्या करना, CONH3 का होल 6 +3 आयन, क्या करना भाई, CONH3 का होल 6 +3 आयन, ठीक है, बात समझ में आई। अब जानते हो भाई कोबाल्ट का कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या पहले निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बाद इसका क्या काम करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या देखना भाई, ऑक्सीकरण संख्या x है, मान चलो प्लस में NH3 का कितना होता है 0 गुणे 6 बराबर +3, यानी x बराबर +3 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई, यानी कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट +3 में है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 27 होता है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, और क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा भाई, और हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3d6, 4s 0 और 4p 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अरे नहीं समझ में आ रहा, पहले 27 से कर लो। क्या करो भाई, 27 से करोगे तो क्या आएगा 3d6 और 3d7 और 4s2, यही आता है, यही आता है ना। इसका मतलब अरे ये पहले होता है, ये बाद में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ये उल्टा हो जाते हैं। क्या होते हैं? उल्टा हो जाते हैं। बात समझ में? उल्टा हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकालना, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना? 3। तो सबसे बाहरी कोष से निकलेगा, बाहरी कोष क्या है? यही है। तो ये क्या हुआ 0। अभी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 6, यानी यही तो बचा। इसका मतलब 4p क्या इधर 0 है। समझ सकते हैं भाई, समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखना, अब लिख लेना ग्राउंड स्टेट। क्या लिखना है इसका? ग्राउंड स्टेट लिखना है, ठीक है। बात समझ में? ग्राउंड स्टेट लिखोगे तो लास्ट वालों को लिखना। क्या करना? लास्ट वालों को लिखना, जो पूरी तरीके से p वाले को छोड़ के, ठीक है। तो d वाला लिखोगे 3d6 है, 6 यहां पे नहीं, यहां पे दिखाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब इधर क्या है? 4p क्या है? 0 है, और 4p इधर है, इधर 4s है, ये 3d है। कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 6 इलेक्ट्रॉन। 3d में 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब क्या भाई, इसको ले जाएंगे ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ले जाने का मतलब क्या है? CONH3 का होल 6 प्लस में 3, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। बात समझ में? अब NH3, अब देखना इलेक्ट्रॉन भरेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेगा, उससे पहले क्या देखना है, ये प्रबल है या दुर्बल। तो NH3 क्या है? प्रबल लिगेंड है। क्या है? प्रबल लिगेंड। तो क्या करेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करा देगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कराएगा। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल है तो अयुग्मित है, ये सिंगल अयुग्मित, अयुग्मित अयुग्मित, यानी कि सबसे पीछे से अयुग्मित कराना। क्या करना? सबसे पीछे से अयुग्मित कराना। देखना, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं इधर भेजूं तो 1 हो गया, इधर वाले को मैं इधर भेज दूं तो ये भी युग्मित हो गए, दोनों हो गए। इसका मतलब जो 3D बनेगा, ठीक है। बात समझ में? इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, इसका इलेक्ट्रॉन उठ के आया, इसमें चला गया था। 1 इलेक्ट्रॉन पहले से, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। 2 जगह खाली भाई। इसके बाद ये जगह खाली है, इसके बाद ये तीनों जगह खाली। ये 4s का है, ये 4p का है, और ये 3d का है। अब यहां पर क्या आ सकता है भाई? यहां पर मैं दिखा देता हूं NH3 लाना। NH3 क्या लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से दिखा देता हूं। मैं क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है किसका? NH3 का है, ठीक है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। क्यों? क्योंकि भाई कितने NH3 हैं? कितने NH3 हैं? 6 NH3 है। 6 NH3 का मतलब क्या हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 6 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। जितने यहां पर दिखेगा उतने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा ना, तो उतने ऑर्बिटल में भरेगा। तो एक ऑर्बिटल 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या हुआ? संकरण कौन सा भाई? D का 2, D का 2। तो इसका मतलब क्या? अंदर वाला D है। क्या है ये? अंदर वाला D। इसका मतलब क्या? अंतः संकुल होगा। क्या होगा? अंतः संकुल होगा। इसका मतलब D2sp3 हो गया। क्या हुआ भाई? P3 हो गया। इसका मतलब संकरण क्या है? D2sp3। तो भाई आप जानते हो यहाँ पे ये आएगा तो आकृति क्या होगी भाई? चतुष्फलकी होगी, सॉरी अष्टफलकी होगी। क्या होगी? अष्टफलकी होगी। कोबाल्ट +3, ये NH3 NH3 ठीक है। बात समझ में आई? दिख गया ना भाई सबको? आकृति सबको दिख गया? कितना आसान है, कितना आसान है। अब चुंबकीय गुण जरा बता देना, इसका चुंबकीय गुण बता देना भाई। कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या इसमें? कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं। यानी n की वैल्यू क्या हो गई भाई? n की वैल्यू क्या हो गई? 0। n की वैल्यू 0, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने आप 0 जाएगी, अपने आप 0 जाएगी। 0 की वैल्यू, n की वैल्यू 0 रखोगे, सब कुछ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिचुंबकीय हुआ। क्या हुआ इसका मतलब? प्रतिचुंबकीय। निकल के आ गया कि नहीं चुंबकीय गुण? निकल के आ गया कि नहीं चुंबकीय गुण? बात समझ में आई ना? ऐसे निकाल के बताते हैं, सब कुछ ऐसे निकालना है भाई, आपको ऐसे निकालना, संकट आकृति सब कुछ ऐसे निकालना, ठीक है। मैं अब दूंगा आपको होमवर्क, ठीक है। अब बात समझ में? सबको दूंगा होमवर्क, आप करके लेके आओगे, ठीक है। बात समझ में? होमवर्क दूंगा, आप करके लेके आओगे, ठीक है। बात समझ में आई?
समझ में आई बात है। चलो मैं इसको रफ करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, फिर मैं देता हूँ होमवर्क आपको, ठीक है। बात समझ में आई? आप तो समझ गए होगे, आप तो समझदार हो भाई, इतना तो समझ जाओगे, अब आगे समझ जाओगे ना आगे। चलो भाई आगे की बातें करते हैं, आगे की बातें करते हैं, ठीक है। चलिए होमवर्क लिख लीजिए भाई, फटाफट होमवर्क लिखिए, 3-4 मैं दे देता हूं, बना के आप बताओगे कौन सा संकड़ा है, क्या आकृति आएगी ये बता देना, क्या लिख के बता देना, संकड़ा और आकृति, ठीक है। वैसे भी आप करते तो हो नहीं कुछ, आप करते तो हो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी दे देता हूं भाई, मेरा काम है मैं कर देता हूं, आपको जो काम करो, करो या ना करो वो आपकी मर्जी, ठीक है। पास होना है नहीं होना है आपको जानना है, ठीक है। बात समझ में आई? होमवर्क है भाई, होमवर्क देख लेना, पहले लिख लेना NiCl4 -2, ठीक है, -2। अब एक लिख लेना FeS2O का होल 6 प्लस में 4, क्या होगा, प्लस में 4 हो जाएगा। बात समझ में आई? सॉरी +2 हो जाता है, +2 है, ठीक है। बात समझ में आई ना? ऐसे कर लेना। और कुछ करोगे, और कुछ लिख लीजिए भाई। ठीक है, इसको भी कर लेना, क्या करना भाई, इसको भी कर लेना, ठीक है। बात समझ में आई? और एक दे देता हूं भाई, एक और मैं दे देता हूं आपको, MnCN6 -4, -4 ये क्या है भाई, -4 है। बात समझ में आई? बातें समझ गए। अब इसको क्या करना भाई, आपको करके दिखाना, क्या करना है, इन चारों को करके आपको बताना है, इनका संकरण निकालना है, इनका संकरण निकालना है, क्या क्या निकालना भाई, संकरण, चुंबकीय चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, और इनका आकृति बतानी, यानी संरचना बतानी, क्या बतानी है, संरचना। ठीक है, तीनों बताना भाई, तीनों निकाल के आपको बताना है। बात समझ में आई ना? तीनों निकाल के बताना है। तब तक के लिए भाई आपको हम यहीं पे छोड़ के चलते हैं, ये पूरा का पूरा पीपीटी खत्म है। आपका इस चैप्टर में जो बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ CFT बचा हुआ, क्या बचा हुआ भाई, CFT बचा हुआ है, ये चैप्टर का CFT बचा हुआ है, उसी को खत्म करेंगे, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। बात समझ में आई? तो ये चैप्टर थे थोड़े आसान थे, क्योंकि इसमें थोड़े से सीखने वाली चीजें, नई नई चीजें थी सीखने वाली, जो आप सीख के अच्छी काम कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम सबसे ध्यान रखना, इनके सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम से बनते हैं, क्योंकि अच्छे से क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, EAN से, VBT से संकर्ण आकृति बताना, चुंबकीय अचुंबकीय बताना, ठीक है, ये सारी चीजें वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बात समझ में आए? तो इसके बाद एग्जाम के बाद आप उसको भी दोगे तो दोनों काम होता है, इसका बोर्ड में पूछा जाता है, उसमें भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना, तो अच्छे से पढ़ लेना। बात समझ में आई? तब तक के लिए धन्यवाद, और क्वेश्चन को करते रहना भाई, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बात समझ में आई?